हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक्सेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस कर दिए थे और 3 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। बहुत सारे बच्चों लोग का डिमांड था कि सर जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि इस वर्ष आने वाला है उसका सोल्यूशन भी हमको चाहिए। तो उसी के लिए हमको इसमें दो, देखिए रे ऑप्टिक्स में वहाँ पर आपका दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का और एक है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आप रे ऑप्टिक्स करके जाते हो तो उसमें से दो प्रश्न में दोनों का दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों आ सकता है या फिर दोनों में से एक कंफर्म है 100%। अब लिख लो इसको, ये प्रश्न आना ही आना है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपको कि इसमें जो हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको उसमें आपको कुछ भी कहीं भी कट छट नहीं करना है। हो बहू जो बताएंगे आपको वही लिख कर आना है और कहीं पे आपको कोई भी एक भी नंबर कटने वाला नहीं है और पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। और वीडियो स्किप करके नहीं देखना आपको, आप शुरू से देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये प्रश्न जो है 2006, 2013 और 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कहीं पर भी आपका लैंग्वेज नहीं है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है और कहीं भी आपका 1 मार्क्स कटने कोई चांसेस नहीं है। लैंग्वेज लिखोगे कहीं ना कहीं नंबर कटेगा ही कटेगा। मैथमेटिकल आएगा, बस इक्वेशन वगैरह ढेर सारा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। शुरू में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना ही पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में आने वाला प्रश्न है और 3 मार्क्स का और एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम कुछ सॉल्यूशन करवाए थे, वो सारा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, तो आपको टाइम देना होगा। देखिए इसमें क्या कर दिए कि मान लिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर रखा हुआ है, ओ पे रखा हुआ है और वो एक रेयर मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। बहुत जगह आप इसका जो डेरिवेशन मिलेगा यूट्यूब चैनल में कम से कम हज़ारों मिलेंगे आपको, ठीक है। उसमें से आपको समझना है, कोई एक लिखना होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा तो अंतर आपको मिल ही जाएंगे, बट आपको जो रिजल्ट लाना होता है वो सेम लाना होता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता ही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, ये जो ग्लास का बना हुआ रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड होगा, तो इसको हम सी देंगे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर करने मतलब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो राइट साइड होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे पोल बोलते हैं हम लोग। और अगर कोई लाइन जो है वो क्रॉस करेगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, रेरर मीडियम में। ऑब्जेक्ट को आपको रेरर मीडियम में रखना है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है वो μ1 लेना है। और ये तो ग्लास का बना हुआ है तो ये ग्लास आपका हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। अब यहाँ बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइट को पास करा देना है बस। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है यहाँ से, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट निकला, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, ओ पे रखा हुआ है, ये लाइट गया। और मेन होता है बच्चों लोग को दिक्कत क्या होता है कि लाइट को कैसे पास कराएं। तो लाइट में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एयर से मान लो यहाँ ग्लास में गया तो ये लाइट रेरर से किधर गया, डेंसर की ओर। तो रेरर से डेंसर की ओर गया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाता है, लाइट अगर रेरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो सवाल उठता है यहाँ पर नॉर्मल है कहाँ पर, तो पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता आपको। आप कहीं पर भी एक स्फेयर लीजिएगा, एक स्फेयर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अगर जितना भी लाइन आप सेंटर से पास कराओगे, जितना भी लाइन सेंटर से पास कराओगे सारा का सारा क्या होगा, सरफेस पे कितना एंगल बनाएगा, सरफेस पे सारा का सारा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन हम सेंटर से पास करा देंगे। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल को हम किससे दिखा देंगे, एन से। और जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल के जो बीच एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहाँ से इंसिडेंट रे को पास कराएंगे तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा।
यहाँ से नॉर्मल की तरफ इसे बेंड करा देंगे हम लोग, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। और नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे के जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये तो पहला रे चला गया, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक रे जो होगा नॉर्मली फॉल करेगा, यहाँ से एक रे यहाँ नीचे चला जाएगा यहाँ से, और ये जो रे जहाँ जाके मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन आई। बस इतना ही आपको करना होता है। बाकी आपको दिखाना तो दिखा सकते हैं आप कि पोल और जो सेंटर के बीच का दूरी है उसको आर से दर्शाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट और पोल का बीच की दूरी को यू से दिखाते हैं, और इमेज और पोल का बीच की दूरी को भी से दिखाते हैं, यहाँ पर दर्शा देंगे। और यहाँ पर 3 एंगल और भी दिखाना होगा, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, इमेज जो वो बीटा एंगल बनाएगा, और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आर है ये गामा है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये आर है ये क्या है, गामा है। और इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एन से एम तक, एन से एम तक, बस इतना काम करना होता है आपको एग्जाम में। तो ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया। इतना डायग्राम करने आप कर लिए तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें फिर आगे का डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं इसको हम लोग। देखिए इधर, अब ये डेरिवेशन यदि ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया तभी आपका आगे डेरिवेशन हो पाएगा। अदरवाइज आप डायग्राम नहीं लिखते हो तो वहाँ पर जो डेरिवेशन का आप 2 से 4 लाइन भी आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज हम मेंशन करते हैं कि जो जो डायग्राम में क्या क्या हुआ उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ से बगल में। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन the image I is formed in denser medium of refractive index μ2। क्या लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बना आई बना वो कहाँ बना, डेंसर मीडियम में बना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ सारा बात को मेंशन करेंगे। आई क्या है, देखो आपको स्कोर करना है 5 में 5 मार्क्स चाहिए तो पूरा लैंग्वेज कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। अब एकदम छोड़ दोगे कि मैथ लिख के आओगे तो फिर नंबर कटने का चांसेस रहेगा। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई हो गया, आर हो गया इसमें आपका। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो फाइनली यहाँ तक आ गया हम लोग का। फिर यहाँ मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, वो कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए थे एन एम परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये कंस्ट्रक्शन किए थे हम लोग। एन जो है वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। बाकी अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किसके साथ एंगल बन रहा है, अल्फा इंसिडेंट रे आपका हो गया, और बीटा जो है रिफ्रैक्टेड रे, और गामा जो है नॉर्मल, यानी तीनों किसके साथ एंगल बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the angle made by incident ray, refracted ray and normal with the principal axis रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ जो अल्फा एंगल है इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है, बीटा एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ, और गामा एंगल नॉर्मल, और ये तीनों एंगल किसके साथ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये आप मेंशन करना चाहो तो ठीक है, नहीं भी मेंशन करना चाहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन पे।
ये तो लैंग्वेज हो गया कि आप लैंग्वेज लिखना चाहे तो ठीक है, तो लैंग्वेज में इतना सारा बात मेंशन करना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पहला बात में बताया गया आप लोग को कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में रखा गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ सारा डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, इमेज जो आई फॉर्म्ड हुआ वो डेंसर मीडियम में हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एन एम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस और अल्फा बीटा गामा के बारे में यहाँ पर बता दिए कि ये अल्फा किसके साथ बना रहा है एंगल, बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, गामा किसके साथ एंगल बना रहा है। बस इतना ही काम करना आपको। अब हम लोग मैथमेटिकल आते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जगह कम है, इसीलिए हम इस डायग्राम को थोड़ा नीचे लाते हैं ताकि समझाने में आसान हो। चलिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या लिखें, देखिए इन ट्रायंगल। अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है सबको पता है। इन ट्रायंगल एन ओ, पहले ले लेते हैं हम लोग एन ओ सी। इन ट्रायंगल एन ओ सी, ध्यान दीजिए एन ओ सी। अब इसमें जो ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है, हम अलग से बना दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे है, इस तरह का है। ये आपका एन है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है। ये जो एंगल है यहाँ पर वो गामा एंगल है। ये जो एंगल है आई है, और ये वाला एंगल अल्फा है। देखिए यहाँ पर अल्फा, गामा और आई है। आप क्लास 9-10 पढ़े होंगे, 7-8 से पढ़ना है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग बाह्य कोण के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्या बताया फिर से समझिए, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। इंग्लिश से पढ़ेगा द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए हम लोग। अब इसी प्रकार लेंगे एंड फ्रॉम ट्रायंगल एन आई सी, एन आई सी, एन आई सी। अब इसे देखिए एन आई सी, फिर उसी तरह देख लिया यहाँ पर। ये इंटीरियर एंगल कौन हो गया, बीटा और आर, और ये एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, गामा। तो यहाँ लिखेंगे गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, और यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। बीटा को इधर ले आए, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर आप आई और आर का मान आप सही निकाल लिए, दोनों का मान आई और आर आप सही निकाल लिए, तो बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बाकी बहुत ही आसान है। अगर ये आई और आर आप गलत निकालें तो पूरा का पूरा थ्योरी लिखना पर बेकार हो जाएगा, इसलिए आप ये आई और आर अच्छे से निकालोगे। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप में करेंगे, बाकी आप लिखते जाइएगा यहाँ पर। चलिए, अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, अब निकालेंगे 9। नाउ 10 अल्फा निकालेंगे, 10 बीटा निकालेंगे और 10 गामा निकालेंगे। चलिए, टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा के लिए ध्यान दीजिए, जब अल्फा एंगल लेंगे, अल्फा एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर NM हो जाएगा और बेस हो जाएगा OM या MO, एक ही बात हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग NM बाई MO। बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर NM हो जाएगा, बेस हो जाएगा MI। तो यहाँ लिखेंगे NM बाई MI। उसी तरह जब गामा लेंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा NM और इसका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा MC। इतना ही करना आपको। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बताया। टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब में सब में यही रहेगा, NM ही लंब है। आधार सिर्फ अल्फा लीजिएगा तो OM ले लेंगे, बीटा लेंगे तो MI या MIM, एक ही बात हुआ, और गामा लेंगे तो MC ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा निकल गया। इसमें इस डेरिवेशन को करने के लिए एक एजम्पशंस रहता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, तो उतना आपको समझना नहीं, छोड़िए। आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पर
फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल, छोटा एंगल के लिए हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा हो जाएगा। तो टेन अल्फा क्या लिखोगे, अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल गया, एन एम बटा एम ओ। बीटा का क्या हो गया, बीटा का हो गया एन एम बटा, टेन बीटा के जगह पे क्या लिख दिया बीटा, एन एम बटा एम आई, एंड गामा इक्वल टू निकल गया, टेन गामा को हम गामा लिख दिए एन एम बाई एम सी। क्या बोले फिर से एक बार देखिए बच्चों, हम बोले टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो टेन अल्फा को भी अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा को भी बीटा लिख सकते हैं, टेन गामा को भी गामा लिख सकते हैं। इतना टाइम नहीं कि बताएं कि क्यों लिखते हैं हम लोग, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है कि स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से यहाँ से देखिए, यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा की जगह पे लिखोगे अल्फा प्लस गामा, यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे एन एम बटा एम ओ प्लस गामा की जगह पे लिखेंगे एन एम बटा एम सी। इसको इक्वेशन नंबर कितना लेंगे 3, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 से यहाँ पे आर का मान निकाल लेंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा का मान लिखेंगे एन एम बटा एम सी, एन एम बटा एम सी, माइनस बीटा का मान लिखेंगे एन एम बटा एम आई, एन एम बटा एम आई। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। यहाँ से आई और ये आपका आर है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपका आई और ये क्या निकल गया आर, आई और आर का मान निकल गया। अब हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सबको आता है, क्या होता है ये, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू टू बाई म्यू वन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर फॉर अ स्मॉल एंगल। अगर एंगल कम रहा, छोटा एंगल रहा, तो फिर साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, तो म्यू वन आई हो जाएगा, और साइन आर के जगह पे क्या लिख देंगे आर, सेम पहले ही जैसा टेन अल्फा की जगह पे अल्फा लिखे थे ना, उसी तरह साइन आई की जगह पे आई लिख देंगे, साइन आर की जगह पे आर लिख देंगे। अब यहाँ से आई और आर का मान पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 5 ले लेंगे, इन इक्वेशन 5 वी गेट आई और आर का मान अगर इक्वेशन 5 में हम रखते हैं तो क्या होता है वो देखिए यहाँ पर, चलिए वैल्यू पुट कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा म्यू वन आई की जगह पे हो जाएगा एन एम बट्टा एम ओ प्लस एन एम बटा एम सी, एन एम बटा एम सी बराबर म्यू टू, आर की जगह पे लिखेंगे हम लोग एन एम बटा एम सी माइनस एन एम बटा एम आई। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर देखिए एन एम ये साइड दोनों में है और ये भी एन एम दोनों टर्म में है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉमन लेके उसको काट देंगे, तो यहाँ जो टर्म बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, म्यू वन दोनों में चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू वन बाई एम ओ प्लस म्यू वन बाई एम सी, और यहाँ हो जाएगा म्यू टू बाई एम सी माइनस म्यू टू बाई एम आई। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये एन एम कहाँ पर गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एन एम कॉमन ले लिए, यहाँ से भी दोनों से एन एम कॉमन लेंगे, दोनों साइड एन एम कट जाएगा, तो वो स्टेप हम छोड़ दिए हैं। अब डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में, म्यू वन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू टू भी दोनों साथ मल्टीप्लाई में दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा एम सी जो टर्म है उसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और म्यू वन बाई एम ओ, एम आई को इधर ले आओ तो प्लस म्यू टू बाई एम आई बराबर म्यू टू बाई एम सी, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस म्यू वन बाई एम सी। इसको इक्वेशन नंबर कितना लेंगे 6, यहाँ तक आ गया। अब आपको ध्यान देना है
कि जितना भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? पोल से लेते हैं। जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे, सारा मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम जो भी डेरिवेशन किए हैं उसमें जो सारा का सारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका m से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, m और जो p पॉइंट है वो काफ़ी क्लोज है, m और p पॉइंट काफ़ी क्लोज है, इसीलिए चाहे हम डिस्टेंस m से मापें या फिर डिस्टेंस p से मापें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात हम मेंशन करेंगे उसी डेरिवेशन में हम लोग, since points m and p are very close to each other, so equation 6 can be written as, इक्वेशन 6 को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पर m है वहाँ वहाँ p लिख देंगे। तो ये हो जाएगा μ1 बाई mo की जगह पे po हो जाएगा, mi की जगह पे pi हो जाएगा, mc की जगह पे pc हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, 7। अब बस यहाँ तक मेरा सारा काम हो गया। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, बस लास्ट स्टेप है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सबको आता है, साइन कन्वेंशन। इसमें ध्यान रखना होता है कि जो भी डिस्टेंस आप लेते हो, राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग PO का मान निकालेंगे, PI का मान निकालेंगे और PC का मान निकालेंगे डायग्राम से देख करके। तो डायग्राम में देखते हैं हम लोग कि सबका वैल्यू क्या क्या है। देखिए यहाँ पर PO का मान तो U हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये R और जो V है, PC का मान तो R हो जाएगा और PI का मान V हो जाएगा, दोनों राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग PO की जगह पे -U कर देंगे, PI की जगह पे V कर देंगे, PC की जगह पे R कर देंगे। लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू बस लास्ट स्टेप चल रहा है। तो क्या बच गया, μ1 बाई, जहाँ पर PO लिखा हुआ था वहाँ -U कर देंगे, प्लस μ2, PI की जगह पे V हो जाएगा और ये हो जाएगा μ2, PC की जगह पे R माइनस μ1 बाई R। इसको अरेंज कर दीजिए, प्लस वाले को पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू R। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, μ2 माइनस μ1 बाई R। इतना डेरिवेशन करने के लिए आपको फिर कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स आते हैं। बस यहीं तक करना आपको। अब बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।